हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के जो सेशन में हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट नीट 2021 एग्ज़ाम। येस, ये एग्ज़ाम गाइस कल ही कंडक्ट हुआ था एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिटेल सोल्यूशन ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो फिज़िकल केमिस्ट्री के आपके कल क्वेश्चंस रहे थे एग्ज़ाम में, उन्हें देख लेते हैं एक बार कि उनके सोल्यूशंस किस टाइप से होने वाले हैं एंड आपको किस टाइप से उन्हें अप्रोच करना चाहिए था। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को सेशन बहुत यूज़फुल लगेगा। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखना, आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज हियर, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो गाइज, जो आपकी हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसकी बात की गई थी यहाँ पर। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। वैसे अगर आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है तो आप इसे कर पाते। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6। सो एन की वैल्यू क्या होती है गाइज यहाँ पर 6। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 6। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? n, 2n, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? n। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर हो गया 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए हमारे n। सो यहाँ पर 2 इंटू n दैट इज 6 एंड इधर क्या कर लोगे? डायरेक्ट इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 एंड हेयर इट इज 6। तो यानी कि हमारे 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे एंड 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो करेक्ट आंसर वुड बी 12,6। तो क्या सभी बच्चों को ये आंसर समझ आया गाइस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रीड करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आई नो प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा। आप बच्चे जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करने के चक्कर में कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाते। सो दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन वॉज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, तो यानी कि जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो गिवन है। क्या होता था बॉयल्स लॉ गाइस? PV इज इक्वल टू nRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ से हम बताते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो दिस इज़ आर बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पर आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ्स गिवन है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ 1 या 2 में इस टाइप से दिखने वाला है। ये तो लीनियरली इंक्रीज है एंड दिस इज कांस्टेंट। सो 3rd एंड 4th तो हमारे ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। 1 एंड 2 में से कोई हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब देखेंगे कि ऑप्शन किस टाइप से आपको अप्रोच करना चाहिए था। यहाँ पर देखी जाए, अब देखो ये वाली चीज़ें तो बाकी में सेम हो गई। अब आपको यहाँ पर टेम्परेचर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा सही सेट ऑफ टेम्परेचर्स आपका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रेशर देखूँ, ठीक है, प्रेशर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। ठीक है, तीनों कर्व्स के लिए प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ वॉल्यूम क्या है? V1 है। इसके करस्पॉन्डिंग जहाँ ये कट कर रहा है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ वॉल्यूम V1 है। यहाँ वॉल्यूम कितना है आपका? V2 है। एंड हियर योर वॉल्यूम इज़ व्हाट? योर वॉल्यूम इज़ V3। ओके, तो 3 सेट ऑफ वॉल्यूम्स हो गए। तो हमारा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होना चाहिए? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मेरा यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेरा टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो यानी कि V1 का अगर वॉल्यूम सबसे कम है तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो येस, इट इज़ 200। V2 का उससे ज़्यादा वॉल्यूम है तो ठीक है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है एंड V3 वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी इधर मैक्सिमम है, दैट इज़ 600 केल्विन। तो यानी कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन वॉज करेक्ट। सो गाइस, समझ आया? फर्स्ट, इस ऑप्शन में फर्स्ट वाला करेक्ट था। हेयर हमारा यही अगेन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आपके पेपर के सेट में आई कैन से ये जो ऑप्शंस हैं वो रैंडम हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेट्स, बट मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ किस टाइप से आपको अप्रोच करना चाहिए था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ओके, तो CP क्या होता है गाइज? इट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
okay, at constant pressure. And what is CV? Guys, CV is heat capacity at constant volume. What is your CV? It is heat capacity at constant volume. ठीक है, ये तो हमें बेसिक पता ही होता है, heat capacity at constant volume. ठीक है, किसका क्वेश्चन था गाइस? थर्मोडायनामिक्स से था ये आपका क्वेश्चन. ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है? CP CV फॉर आइडियल गैस, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR. सिंस यहाँ पर कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन था, क्यों? क्योंकि 1 मोल की बात कही गई थी, तो N क्या हो गया आपका? 1 हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 है. तो जस्ट इसे पुट कर दो, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू 1 इंटू R. तो आपका रिलेशन क्या बन गया? थर्ड. जो आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है ये करेक्ट है. CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, यही हमारा निकल कर आया है. ठीक है, तो गाइज क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको इन्हें अप्रोच करना चाहिए था. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, आई कैन से सेक्शन ए में था, सॉरी ये क्वेश्चन आपका. द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय. तो जो हमारा स्टार्ट सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर था स्टार्ट सोल्यूशन. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5th में आपको बोला था द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 Siemens centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of CH3COOH, that is your acetic acid, at infinite dilution is. So you have to choose your correct option over here. Okay, तो किस टाइप से सॉल्व करना था? देखो, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे मोलर कंडक्टेंस गिवन है. किस किस की? NaCl की गिवन है, आपको HCl की गिवन है एंड आपको CH3COONA सोडियम एसीटेट, इन सब की गिवन है. ठीक है, तो आप इनकी वैल्यूज़ लिख लो. सबसे पहले तो रिस्पेक्टिवली क्या क्या गिवन थी आपको? 126.45, हियर इट इज़ 426.16 एंड हियर इट इज़ 91.0. ठीक है, ये वैल्यू गिवन है. यूनिट्स आएंगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, सिमिलर यूनिट्स हैं तीनों में. ओके, तो अब देखो हमारे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम क्या गैस करके चलते हैं. इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारा बोलता है गाइस कि वहाँ पर क्या होता है, हमारे आयंस में जो फोर्सेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. जो लैटिस होता है उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता, आयंस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने लग जाते हैं. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर NaCl का, तो यहाँ पर किस टाइप से होगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इंडिविजुअल आयंस होंगे अब एंड Cl नेगेटिव. तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 126.45. ठीक है, देन अगर मैं यहाँ देखूँ HCl, ठीक है, तो सेकेंड थिंग इज मैं HCl, यहाँ पर क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस मैं Cl नेगेटिव. गाइज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैटिस या स्ट्रक्चर ना रह के, कंपाउंड ना रह के, उनके बीच की इंट्रैक्शंस ख़त्म हो जाती हैं एंड इंडिविजुअल आयंस की आई कैन से आइडेंटिटी बनने लग जाती है. 426.16 एंड यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्या है? एसिटिक एसिड. सो सोडियम एसीटेट, सो नेगेटिव प्लस हियर इट वुड बी Na पॉजिटिव एंड ये आ जाएगी 91.0. फाइन, तो अब मुझे क्या निकालना है? किसकी निकालनी है? एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड क्या होता है गाइस? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो यही होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेरा CH3COH का. तो अब इनमें से देखना है कि किन इक्वेशंस को ऐड किया जाए या किन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए. तो गाइज अगर मैं देखूं तो मुझे क्या चाहिए? CH3CO नेगेटिव तो चाहिए ही चाहिए एंड H पॉजिटिव चाहिए. मीन्स यहाँ पर CH3CO नेगेटिव एंड इन दोनों को तो मुझे क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? देखो यहाँ एडिशन का साइन है, यानी कि मेरे को ये दोनों इक्वेशंस को तो क्या करना है? ऐड करना है. अगर मैं मार्क कर लूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है एंड ये मेरी थर्ड इक्वेशन है. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर? देखो सेकंड एंड थर्ड को अगर मैं ऐड करती हूँ एंड मेरे को फर्स्ट में ये देखो Na पॉजिटिव है, नहीं चाहिए, तो इन दोनों इन्हें तो मुझे क्या करना है? कैंसिल करना है. Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यानी कि मैं क्या करूँ? फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूँ, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करो एंड फर्स्ट इक्वेशन को उसमें से माइनस कर दो. तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको CH3CO नेगेटिव प्लस आपको H पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये मिल जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट?
योर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वैल्यू CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो अब इसे सॉल्व कर लो बस। सेकेंड प्लस 3 इनमें वैल्यूज़ क्या गिवन है? सेकेंड में है 426.16 एंड थर्ड में है 91.0 माइनस यू हैव टू डू 126.45 एंड जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 390.71 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो आर यू गाइस क्लियर? ठीक है, काफ़ी सही क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से थोड़ा अप्रोच किया होता तो आप इसे बिल्कुल कर पाते। सो थर्ड ऑप्शन ओवर हियर वाज करेक्ट। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा गाइस। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? आपको यहाँ वेवलेंथ निकालना है। निकालना क्या है गाइस? मैं लिख देती हूँ, टू कैलकुलेट सो यू हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ। ठीक है, आपको निकालनी क्या है? वेवलेंथ निकालनी है। दिस यू नीड टू फाइंड। ओके, सो ये हमें नहीं पता एंड आपको गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर गाइस। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है एंड व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी? 1368 किलो हर्ट्ज। ओके, सो किलो को क्या कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, सो यही होता है किलो। 1000 इंटू 1000 कर दो, दैट इज़ योर किलो। ठीक है, तो हर्ट्ज में आ गई। हर्ट्ज इज़ व्हाट? सेकेंड इनवर्स गाइस। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है? आपका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू C/μ। ठीक है, यही होता है मेरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर मुझे C की वैल्यू क्या होती है? C क्या है गाइज? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज C इज स्पीड ऑफ लाइट। म्यू इज़ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वी हैव बीन गिवन, फ्रीक्वेंसी भी हमें ये गिवन है। ठीक है, एंड हमें निकालना क्या है? वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना था। तो यहाँ से आपका लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ओके, सो हर्ट्ज को आप कैसे लिख सकते हो? सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। तो यहाँ से सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड यू वुड बी लेफ्ट विद व्हाट? आपका आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर्स। सो क्या सभी को ये बात समझ आई दैट हाउ वी आर डूइंग दिस? तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 219.3। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना चाहिए था एग्जाम में। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, तो जो हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का, उसमें क्या होता है? हमारी डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारा टोटल एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होता, दैट इज इन केस ऑफ एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एस टोटल इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड जो अगली चीज़ होती है वो क्या होती है? डेल्टा यू हमारा 0 होता है। वाई डेल्टा यू इज 0? क्योंकि आइडियल गैस के केस में मेरा जो इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। ओके, सो मेरा जो वॉल्यूम का फैक्टर होता है वो तो ऑलरेडी क्या हो जाता है? इंटरनल प्रेशर अगर मैं जब देखती हूँ विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी, ये वैल्यू जब मैं निकालती हूँ इंटरनल प्रेशर की तो ये ऑलरेडी 0 आती है फॉर माय आइडियल गैस। सो आइडियल गैस के लिए जो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो फिर सिर्फ फंक्शन बच जाता है टेम्परेचर का। एंड सिंस यहाँ पर बोल रखा है कि आइसोथर्मल कंडीशन है, मीन्स हमने क्या किया? हमने तो अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया है। तो अगर ये भी कांस्टेंट है तो अब ये इसका भी फैक्टर नहीं बचा, तो डेल्टा यू क्या आ जाता है? डायरेक्टली इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आपका डेल्टा यू क्या होगा? 0 एंड आपका डेल्टा एस क्या होगा? नॉन ज़ीरो। सो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा एस टोटल। सो आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर 4। यस, 4th इज़ योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर। यस, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं गाइस। ठीक है,
यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस गिवन थे, ठीक है गाइज। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस। बाकी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन मतलब काफ़ी सही थे इस बार नीट के एग्जाम में, ठीक है। केमिस्ट्री का सेक्शन आई से वॉज आई थिंक आई कैन से इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं आप। The following solutions were prepared by dissolving 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ओके, इन 250 ml ऑफ वाटर एंड हैविंग प्रेशर, आपको यहाँ पे P1 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ यूरिया है, फिर उसका प्रेशर आपको कितना गिवन है P2, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, एंड वो भी आपने सिमिलर 250 ml वाटर में डिजोल्व किया एंड प्रेशर इज P3, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर टिक मार्क करना था ऑफ योर ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ओके। तो अब बात करें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू CRT, ठीक है। इन सब सोल्यूशन के लिए आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपको 3 प्रेशर, सबसे पहला P1 किसके लिए मैं मान लेती हूँ, ग्लूकोज के लिए मान लेती हूँ, ठीक है। P2 मैं मान लेती हूँ फॉर यूरिया मैंने ले लिया P2, एंड मैंने सुक्रोज के लिए ले लिया P3, सुक्रोज के लिए मैंने क्या ले लिया, P3 ले लिया, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो क्या है, 1 है तीनों के केस में। कंसंट्रेशन की बात करें तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, आई तो 1 है, कंसंट्रेशन 10 ग्राम। सी गाइस, कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको उससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मोलर मास से, ओके। तो ग्लूकोज का कितना होता है 180, सो 10 डिवाइडेड बाय 180, ओके, इनटू यहाँ से उसके मोल्स आ जाएंगे इनटू आर। तो आर क्या है आपका, RT एज इट इज लिख लेते हैं, कंपेयर ही करना है हमें जस्ट, ठीक है। 1 इंटू अगेन इसमें देखें तो मोल्स कितने, इसका ग्राम में वेट कितना है, इधर है आपका 10 ग्राम अगेन यूरिया, एंड इसका आपका मोलर मास कितना होता है 60, सो 60 इंटू RT, ओके। फिर अगले की बात करें हम ऑफ योर सुक्रोज, सो उसका कितना होता है 1 इंटू 10 बाय 342। कंसंट्रेशन क्या होती है गाइस, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सिंस वॉल्यूम तो सब में क्या है, सेम ही है, 250 ml लिया है हमने, ठीक है। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ मोल्स ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, अभी वॉल्यूम नहीं लिख रही हूँ। आप वॉल्यूम भी RT/V कर सकते हो, Na इंटू RT/V, ठीक है। तो गाइज अब अगर आप कंपेयर करो यहाँ पर तो देखो ये क्या बनेगा 1/18, ये बनेगा 1/6, एंड ये बनेगा 1 आई कैन से 10/342, ठीक है। तो जो मेरा ये वाला है, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो एक 1/18 है, एक आपका 1/6 है, एंड एक आपका क्या है यहाँ पर 10/342, ठीक है। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, सबसे कम आएगी, आई कैन से सॉरी सबसे ज़्यादा आने वाली है, 6 है इसके डिवीजन में, इसके डिवीजन में 342 है। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्स, ठीक है, तो आपका P2 क्या है, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो P2 आपका ज़्यादा है किससे, P1 से, एंड आपका P3 क्या आएगा, लीस्ट। तो सिर्फ आपको यहाँ पर कंपेयर करके देखना था। देखो डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू है एंड न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है तो ऑब्जर्व्ड क्या होगा, आपका नेट रिजल्ट आपका कम ही आने वाला है, क्योंकि डिवीजन में वैल्यू ज़्यादा है। अगर न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है तो हमारी वैल्यू क्या बनती है, नेट ज़्यादा बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, P2 इज़ ग्रेटर देन P1 इज़ ग्रेटर देन P3। तो योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज सेकेंड। तो सेकेंड यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर था गाइज, ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए गाइज ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा आपको डाटा देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। देखिए यहाँ पर गिवन था फॉर अ रिएक्शन A गिविंग B, ठीक है। रिएक्शन हमारी हो रही है, मैं लिख देती हूँ साइड में, A to B ये मेरी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। A इज़ व्हाट माई रिएक्टेंट एंड B इज़ व्हाट माई प्रोडक्ट, ठीक है। B मेरा प्रोडक्ट है, A मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, डेल्टा H गिवन था -4.2, सो -4.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी कि मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। एंड इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन क्या है मेरा, यानी कि EA की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 9.6
किलो जूल पर मोल। सो ये मेरी क्या थी, आई कैन से इंथैल्पी फॉर एक्टिवेशन। तो हमें करेक्ट प्रोफाइल डायग्राम बताना था, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि मेरी रिएक्शन क्या है, जो मेरी रिएक्शन है वो फिजिबल है, सही वे में जा रही है, तो यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, इसीलिए एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो गाइज अगर यहाँ बात करें तो देखो रिएक्टेंट इज एट अ लोअर लेवल एंड यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ तो प्रोडक्ट स्टेबलाइज नहीं है क्योंकि ये हायर एनर्जी पे प्रेजेंट है। सो दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट प्रेजेंट है एंड हेयर इज़ माय प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। एंड जो मेरी इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। तो यानी कि क्योंकि मेरी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है एंड स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सही बात है, प्रोडक्ट इज़ नाउ एट अ लोअर एनर्जी। तो गाइज मेरी रिएक्शन मूव इसलिए करती है ताकि वो एक स्टेबिलिटी अचीव कर सके, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए एट अ लोअर एनर्जी लेवल। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन था जो ये यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन ओवर हेयर इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ आर्हीनियस प्लॉट ln(k) वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले आर्हीनियस प्लॉट पढ़ने से पहले आर्हीनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है गाइज, आर्हीनियस इक्वेशन होती है आपकी k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस (a/RT), जहाँ पर k क्या है आपका आर्हीनियस, k क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, इसे आप रेट कांस्टेंट बोलते हो। a क्या है आपका, a इज़ योर फ्री, आप इसे कई नामों से जानते हो, ठीक है। इसे आप क्या क्या बोलते हो गाइस, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हो, क्योंकि इसकी यूनिट्स क्या किसके इक्वल आते हैं गाइस, सेकेंड इनवर्स के इक्वल आते हैं एज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का होता है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, प्री फैक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पहले लगता है, ठीक है। इधर ये क्या होती है हमारी, ये इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ये इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। प्री एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, सॉरी प्री एक्सपोनेंट नहीं, प्री फैक्टर, ओके। ये क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है हमारा आर्हीनियस फैक्टर, सॉरी स्किप हो गया था गाइस, आर्हीनियस फैक्टर, ओके। आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट है एंड टी इज आर टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पर जो स्लोप होता है वो क्या होगा, देखो ln(k) वर्सेस t बनाना है तो ln ले लो दोनों साइड्स, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, सो ln(k) इज इक्वल्स टू ln a माइनस (EA/RT), ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आपका क्या गिवन है, स्लोप गिवन है गाइस। तो यहाँ देखो जो ये आपका माइनस (EA/R) है, कंपेयर करें फ्रॉम y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस c से कंपेयर करें, तो जो स्लोप होगी m होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस (EA/R) के। यहाँ पर स्लोप कितना गिवन है आपको, -5 इंटू 10⁻³ केल्विन। तो ये आपको स्लोप की वैल्यू गिवन थी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कितना निकल के आ जाएगी, 5 इंटू 10⁻³ केल्विन इंटू 8 इंटू आर, सॉरी आर की वैल्यू आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन। सो केल्विन से ये कट जाएगा पर मोल, ओके। सो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा गाइज, जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 41.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जूल में आएगा 41,500 एंड जब आप इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लोगे किलो जूल पर मोल में, तो 41.5 आंसर आ जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन ओवर हेयर वॉज योर करेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट था। मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या बताना था, देखो ये सोल्यूशन से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कहाँ से था आपका, सोल्यूशन से। सो यहाँ पर आपको बताना था करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, टेम्परेचर मेंशन्ड है 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन। मतलब आपको क्या गिवन है, देखो मोलर रेशियो गिवन है, मोलर रेशियो गिवन है बेंजीन टू ऑक्टेन का कितना, 3:2, तो ये आपको रेशियो गिवन है, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि 45 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का गिवन है एंड आपको ऑक्टेन का भी गिवन है 420 mmHg। ठीक है, आपको आइडियल गैस अज्यूम करके चलना है। तो आपको बताना क्या था यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आपको टोटल प्रेशर बताना है, ठीक है, ऑफ योर सोल्यूशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या ले सकते हैं 3+2, ठीक है, कि हमारे बेंजीन के 3 रेशियो में थे एंड ऑक्टेन के 2, तो 3+2 = 5, तो ये हमारा टोटल हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन लेनी है XB एंड XA, ठीक है, सॉरी X ऑफ बेंजीन एंड X ऑफ ऑक्टेन। ओके, B फॉर बेंजीन गाइज, लेट मी टेल यू, किसी को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। B क्या है, B इज़ फॉर बेंजीन एंड O इज़ फॉर ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन एंड बेंजीन की बात चल रही है यहाँ पर। तो XB क्या होगा गाइज, 3/2 इंटू, सॉरी लेट मी इरेज, यहाँ पर आपका यस टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है गाइज, आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके बेंजीन के मोल्स कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, ठीक है, ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, टोटल मोल्स कितने हैं 5। तो आपका मोलर फ्रैक्शन निकल के आ गया यहाँ पर। अब आपका टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मेरा टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, S इज़ फॉर सोल्यूशन, ठीक है, फॉर माई टोटल सोल्यूशन प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्योर बेंजीन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ योर बेंजीन प्लस प्योर ऑक्टेन का प्रेशर इनटू मोलर फ्रैक्शन ऑफ योर ऑक्टेन दैट इज O। तो बस अब वैल्यूज पुट करनी थी आपको। P0 भी कितना दे रखा है 280 इंटू आपका मोल फ्रैक्शन 3/5 प्लस आपको ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है 420 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन दैट इज 2/5 एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी 336 mm ऑफ Hg। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, मतलब इजी तो नहीं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जिस बच्चे ने सही से प्रैक्टिस की है वो सारे रिलेशंस अगर आपको याद हैं तो आप अच्छे से पेपर कर पाए होंगे गाइस, ठीक है। रेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो में कोई मतलब आपको इसमें कोई और डाउट है, कैसा आपका पेपर रहा, सब चीज़ें एक बार मुझे बताना गाइस। पहले हम और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। Choose the correct option for the total pressure in a mixture of 4 gram O2 and 2 gram H2 confined in a total volume of 1 liter, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको देखो 4 ग्राम क्या है ऑक्सीजन गैस गिवन है एंड 2 ग्राम आपको हाइड्रोजन गैस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके सबसे पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। देखो क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है यहाँ पर, देखो टोटल प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर टोटल आपको यहाँ पर निकालना है, वॉल्यूम टोटल तो आपको गिवन है, कितना गिवन है 1 लीटर गिवन है। सो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है nRT, प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको गिवन है, R आपको पता है, T आपको यहाँ गिवन है, देखो R और T भी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का काम है, तो वो कैसे निकाल लोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप कैसे निकाल सकते हो, उसका वेट कितना गिवन है 4 और उसका मोलर मास कितना होता है 32, ठीक है। तो यहाँ से क्या 32 ग्राम पर मोल एंड ये क्या होता है ग्राम, तो यहाँ से कितने मोल्स आ जाएगा गाइस, इसे सॉल्व करोगे तो 0.125 मोल, ओके। एंड हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका वेट गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2 ही होता है, तो 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल कहाँ ऊपर जाएगा आपका एंड ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो योर मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2 मोल। ये मोल कटानी है, मैं बता रही हूँ मोल इन्वर्स है, सो ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा मोल। सो यहाँ पे कितना, सॉरी 2/2 इज़ 1, सॉरी गाइज यहाँ से 2 से 2 कटा, क्या बचा 1। तो ऐसी मिस्टेक्स पेपर में आप लोगों को नहीं करनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हो गए गाइज 1 + 0.125 मोल
तो ये आंसर आपका यहाँ से निकल आया 1.125 मोल। तो बस यहीं तक की स्टोरी थी। अगर बच्चे ने यहाँ तक अप्रोच कर लिया था एग्जाम में तो आई होप वो पूरा क्वेश्चन ढंग से कर पाया होगा देन तो ठीक है। तो प्रेशर टोटल हमें नहीं पता, वॉल्यूम कितना है गाइज, यहाँ पर वॉल्यूम लिख लो 1 लीटर, एन की वैल्यू कितनी है 1.125 ठीक है, आर कितना है आपका 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ठीक है, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 25.18 atm। तो ये आ गया मेरा प्रेशर टोटल निकल के। सो ऑप्शन 4 वॉज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ आया होगा ठीक है गाइज। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 11th क्लास में आपको कराया जाता है ये ठीक है गाइज। बट आई होप अगर किसी बच्चे ने, वैसे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सही आया था, इससे टिपिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे। तो मैं कह रही हूँ ओवरऑल पेपर का लेवल अच्छा था, इजी था, मतलब इतना टफ नहीं था कि बच्चे कंपैरेटिवली ना सोच पाएँ ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ओके। यहाँ पर आप सबसे पहले आप अपनी टेबल बनाइए। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कह रहे हैं 78% उसमें कार्बन है बाय वेट एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन। तो अगर मैं एलिमेंट्स लिखूँ, सबसे पहले टेबल बना लेना गाइस, एलिमेंट लिखूँ मैं, तो मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, कार्बन एंड रिमेनिंग क्या है हाइड्रोजन ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कितना परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है, तो मेरा 78% कार्बन प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग 100 माइनस 78 कितना हो गया 22% क्या प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, अपने एटॉमिक वेट्स लिखोगे, या आपको क्वेश्चन में बताना था एम्पिरिकल फॉर्मूला ओके। तो इनके एटॉमिक वेट लिख लो। इसके बाद एटॉमिक वेट भी आपको गिवन था, कार्बन का 12 है एंड हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है गाइस ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, परसेंटेज अबंडेंस अपॉन क्या कर देते हो आप, एटॉमिक वेट करते हो, परसेंटेज अबंडेंस अपॉन एटॉमिक वेट करते हो तो क्या आता है 78/12 करोगे तो 6.5 आएगी ये वैल्यू, एंड यहाँ ये वैल्यू क्या आएगी 22 ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है गाइस, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो लेना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे करते हैं, ये तो क्या स्मॉलर वैल्यू है तो इसी जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसी से डिवीजन करना होता है। सो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 22 को जब आप 6.5 से डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट ये वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। हमें इंटीजर वैल्यूज़ लेनी होती है ठीक है। तो यानी कि कार्बन के रिस्पेक्ट में तो 1 है एंड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 आया है। सो फॉर्मूला क्या बन गया आपका CH3। सो दिस वाज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला ठीक है। तो ऑप्शन 4 वाज करेक्ट ओवर हियर ठीक है गाइस। तो अगले क्वेश्चन, दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन योर नीट एग्जाम गाइज। यहाँ पर आपको गिवन था द मोलर कंडक्टिविटी, तो लिख लेते हैं एक बार। आपको मोलर गिवन क्या है मैं वो लिख रही हूँ ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर, ये कंसंट्रेशन गिवन है। क्या कंसंट्रेशन है 0.007 मोलर ठीक है, 0.007 मोलर ये आपको कंसंट्रेशन गिवन है, एंड इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 220 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है। अब आपको क्या बताना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, यानी कि आपको Ka बताना है ठीक है। एसिटिक एसिड का बताना है तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आप Ka से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइज। अब यहाँ आप गिवन के ऊपर एक बार नज़र डालिए, आपको गिवन क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि फिर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आपका जो अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ठीक है। तो आपको डेल्टा M कितना गिवन है 20 ठीक है, एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COH की। तो इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड, तो ही क्या निकल आएगा C, यहाँ पर CH3CO नेगेटिव प्लस आप H पॉजिटिव कर देते तो क्या निकल आती है आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू आ जाती ठीक है, CH3COH ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 350 प्लस 50, सो दैट इज़ योर 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो 20 डिवाइडेड बाय 400 ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज 5 × 10⁻⁻²। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। Ka इज इक्वल्स टू वॉट अल्फा स्क्वायर इंटू C, सो C अल्फा स्क्वायर बोलते हैं।
C की वैल्यू क्या है 0.007, C इज़ योर कंसनट्रेशन, अल्फा इज़ योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 एंड इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको सॉल्व करते तो वैल्यू आ जाती है 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन। सो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड ये निकल के आ जाता गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। ठीक है, तो गाइज़ अब हम ऑर्गेनिक फिज़िकल तो हो गया इस वीडियो में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड रेस्ट वीडियोज़ भी आपके लिए आती रहेंगी, अपडेट होती रहेंगी। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। थैंक यू गाइज़।